अब देखिए आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 1.20 आर्टिकल इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट आपका ये कहता है इफ एफ टी बी कंटिन्यूस फॉर आल टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। जो आपका फंक्शन एफ टी है वो कंटिन्यूस होना चाहिए टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए, क्योंकि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे होते हैं तो उसमें लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट होती है एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और वो आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे कि पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन अगर है तो e टू दी पावर माइनस पी टी से जब मल्टीप्लाई करके आप लिमिट लेते हैं तो वो चला जाता है टेंड्स टू जीरो में। एंड इफ एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए, जो फंक्शन एफ डैश टी है वो क्लास ए का फंक्शन है। क्लास ए के फंक्शन में आपके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक वो सेक्शनली कंटिन्यूस होना चाहिए एंड इट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। देन हमारी थ्योरम कहती है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी। आप देखिएगा थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हमारे रिजल्ट में यहाँ लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो आपके पास एफ जीरो, अगर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी को पढ़ोगे तो ये वैल्यू आपकी एफ जीरो पढ़ी जाएगी, और इधर पढ़ा हुआ है लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी। पीछे हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का फार्मूला होता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। अब इस वाले फार्मूले को आप देखेगा, पी लाप्लास ऑफ एफ टी आपकी ये वाली टर्म है और माइनस का एफ जीरो आपकी ये वाली टर्म है। तो यानी कि ये थ्योरम कुछ नहीं है, ये थ्योरम लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट स्टेप है। तो इस लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव के नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए हम इसी थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले फार्मूला यूज़ करते हैं वी हैव लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस का एफ जीरो। अब मैं एफ डैश टी है, एफ डैश टी में मैं लाप्लास का फार्मूला बोल देता हूँ, ये हो जाता है जीरो टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। ये हो जाता है जीरो टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ डैश टी इज इक्वल टू पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। ये मेरी वैल्यू तैयार है। अब यहाँ देखिएगा कंडीशन लिमिट पी, ये एफ जीरो वाली जो कंडीशन है ये आपकी ये है। अब लिमिट मुझे चाहिए पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी। अब मुझे यहाँ लिमिट की जरूरत है पी टेंड्स टू इनफाइनाइट की। टेक लिमिट एज पी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जो आप लिमिट लेने जा रहे हैं वो लिमिट लेने जा रहे हैं पी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ आपकी कंडीशन हो जाती है लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू हो जाता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ लिमिट रह जाती है, ये लिमिट हो जाती है आपकी लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी और माइनस यहाँ पी टेंड्स टू लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन में यहाँ p अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट है माइनस का एफ जीरो हो जाता है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब डेफिनेशन लगाने जा रहे हैं, देखिएगा एफ डैश टी ऑफ क्लास ए, क्लास ए की डेफिनेशन में सेक्शनली कंटिन्यूस होता है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो में चली जाएगी। अब कंडीशन लगा देते हैं गिवन दैट f dash t is of class A, then अब हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू आपकी जीरो में चली जाती है। जब ये वैल्यू जीरो में चली जाती है तो बाई इक्वेशन 1, अब इसे उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा LHS आपकी जीरो में चली जाएगी, तो ये हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड हमारी जीरो हो जाती है। ये हो जाता है लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। अब आप इसे सेपरेट कर दीजिएगा, एफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी हो जाता है। अब एफ जीरो है, एफ जीरो को कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये हो जाता है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी लाप्लास ऑफ एफ टी। और इस तरह से बेटा आपकी थ्योरम जो 1.20 है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये आपकी प्रूफ हो जाती है।
अब देखिएगा 1.21 है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में है इफ एफ टी बी कंटिन्यूस फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, जो फंक्शन एफ टी आपको मिला हुआ है वो टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और इट मस्ट बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए, और जो एफ डैश टी है वो फंक्शन ऑफ क्लास ए होना चाहिए। ये जितनी भी कंडीशन फाइनल वैल्यू थ्योरम में है वो सारी की सारी कंडीशन इनिशियल वैल्यू थ्योरम में भी है। तो यानी कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट दोनों का एक है, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ आता है आप देखिएगा रिजल्ट में लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू यहाँ पी टेंड्स टू जीरो होगा, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू जीरो पी लाप्लास ऑफ एफ टी। आप देखिएगा होता क्या है, जब हम लाप्लास ऑफ एफ टी का फार्मूला लेते हैं तो उसमें लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट होती है ई टू दी पावर माइनस एफ टी डी टी होता है, ये हमारी लिमिट होती है। अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से इनफाइनाइट जा रही है, अगर आप टी टेंड्स टू जीरो ले जाते हैं, अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट टी के रेस्पेक्ट में जा रही है, जब आप टी टेंड्स टू जीरो ले जाते हैं तो ये इनिशियल वैल्यू है, इससे जो थ्योरम बनती है वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहलाती है। तो पीछे वाली जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है उसमें हमारी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है, और देखिएगा फाइनल लिमिट जा रही है टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ थ्योरम में देखिएगा लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इस कारण से ये फाइनल वैल्यू थ्योरम कहलाती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में लिमिट टी टेंड्स टू जीरो होती है और फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है। सेकंड साइड, दूसरी जो साइड होती है उसमें लिमिट पी की आती है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है, पी टेंड्स टू इनफाइनाइट है, जबकि फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट है बट पी टेंड्स टू जीरो है। ये आपको ध्यान रखना होता है। आप देखिएगा इस थ्योरम को प्रूव करने चलते हैं। थ्योरम को प्रूव करने के लिए फिर उसी चीज़ का सहारा लेते हैं, जिस तरह से इनिशियल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ था उसी तरह से फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ है। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी, ये हमारा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी हो जाता है। अब हम लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का फार्मूला अपने लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव के फार्मूले से बोल देते हैं, ये बन जाता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी, ये हमारी वैल्यू तैयार हो जाती है। अब देखिएगा पी लाप्लास ऑफ एफ टी यहाँ पड़ा हुआ है, अब मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है लिमिट पी टेंड्स टू जीरो, टेक लिमिट एज पी टेंड्स टू जीरो। अब लिमिट अप्लाई कीजिएगा, लिमिट पी टेंड्स टू जीरो पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट। आरएचएस में लिमिट के पी टेंड्स टू जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ई टू दी जब पावर में जब पी की जगह जीरो डालेंगे तो वो वन में चला जाएगा, तो आपका हो जाता है जीरो टू इनफाइनाइट एफ डैश टी डी टी। अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन आपका एफ टी हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो टू इनफाइनाइट। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट को आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो आप लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे। अब एलएचएस में हमारा चल रहा है लिमिट पी टेंड्स टू जीरो पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। आरएचएस में हमारी कंडीशन बन जाती है लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी माइनस लोअर लिमिट में आ जाता है हमारा एफ जीरो, लोअर लिमिट में एफ जीरो आ जाता है, एफ जीरो की टर्म दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाती है। अब हमारी फार्मूला तैयार हो जाता है लिमिट पी टेंड्स टू जीरो पी लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी, और इस तरह से आपका थ्योरम का फार्मूला जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अभी हम चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है आर्टिकल 1.23। आर्टिकल 1.23 हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लाप्लास ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपने पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले चुके हैं, अब उसके बाद जो है आप एक बार लाप्लास और लेने जा रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला हम लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब अकॉर्डिंग टू आवर एग्जम्पशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ टी।
अभी एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट होता है। अब आपके इसके बाद एक बार लाप्लास और लेने जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब लाप्लास ऑफ एफ टी जब आपने लिया था तो इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हुआ था, नया आपका जो पैरामीटर है वो पी आया था। अब जब आप लाप्लास लेने जा रहे होंगे तो आप लाप्लास लेंगे फंक्शन ऑफ पी की। अब आपको नया पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिएगा ना, मैं नया पैरामीटर जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यू यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, जब मैं पी पैरामीटर होगा, पी पैरामीटर को रिप्लेस में यू से कर दूंगा, और जो इंटीग्रेशन होगा वो अब टी के रेस्पेक्ट में ना होकर के पी के रेस्पेक्ट में होगा। यानी कि अब मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन पी के रेस्पेक्ट में होने वाला है, तो यहाँ पी की लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, ई टू दी पावर डाल देता हूँ माइनस का यू पी, ई टू दी पावर माइनस का यू पी है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम पी के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, और यू हमारा नया पैरामीटर है, और यहाँ हमारा फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ पी डी टी। अब हम यहाँ पर एफ ऑफ पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है लाप्लास ऑफ, ये हो जाता है हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी, ये हमारा डबल लाप्लास हो जाता है। ये लिमिट हो जाती है हमारी p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस यू पी। एफ ऑफ p की वैल्यू ऊपर से उठा लीजिएगा, लिमिट p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस pt एफ सी डी टी, और बाहर हो जाता है dt। अब यहाँ पर हम बीएससी पार्ट 1 की प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। बीएससी पार्ट 1 में हमने मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ा है। मल्टीपल इंटीग्रल की कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है और पी बाहर पड़ा है। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट में बाहर डाल देता हूँ, और इंटीग्रेशन मेरा हो जाता है p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। पहले मैं इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में करूँगा, p की मेरे पास दो टर्म है, तो ये हो जाता है मेरा e टू दी पावर माइनस मेरा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस की p dt, और बाहर मेरा फंक्शन ऑफ t बच जाता है और dt बच जाता है। अब यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में है, तो ये हो जाता है हमारा t इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस u प्लस टी p अपॉन u प्लस t। अब लिमिट आ जाती है मेरी p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और एफ टी डी टी। देखिएगा जब आप लिमिट रखने जाएंगे तो आप लिमिट p की रखने जा रहे हैं, जब p टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, और p की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो e टू दी पावर जो 0 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। ये इंटीग्रेशन का यहाँ एक माइनस और रह गया है, तो यहाँ पर जब मैं लिमिट रखता हूँ तो मुझे मिल जाता है p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट मिलेगा। अपर लिमिट में मेरा इनफाइनाइट 0 में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू दी पावर 0 बन जाएगी 1। अब मेरा बन जाता है एफ टी अपॉन यू प्लस टी डी टी। अब देखिएगा पहला जब लाप्लास हम लेते हैं तो नया पैरामीटर p इंट्रोड्यूस होता है, जब हम दूसरा लाप्लास लेने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नया पैरामीटर हमारा u आ जाता है। तो हमारा फार्मूला बन जाता है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू रिजल्ट प्रूव हो जाता है हमारा 0 टू इनफाइनाइट एफ टी डी टी अपॉन यू प्लस टी, और इस तरह से हमारा लाप्लास ऑफ लाप्लास का आर्टिकल तैयार हो जाता है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 5 एक है। साइन इंटीग्रल फंक्शन इज डिफाइंड एज, साइन इंटीग्रल फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है एस ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये गिवन है हमें। देन प्रूव दैट लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 अपॉन पी टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। जिस तरह से आप लाप्लास ऑफ एफ टी कह रहे होते हैं उसी तरह से आप इसी तरह से स्टेटमेंट में डालिएगा लाप्लास ऑफ एफ टी, यानी कि फंक्शन कैपिटल एफ के स्थान पर आप कैपिटल एस यूज करिएगा। अब इसका जब आंसर लेने जाते हैं तो देखिएगा ये है। अब हम फार्मूला पढ़ चुके हैं लाप्लास ऑफ एस टी में इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब हमारे पास सबसे लास्ट आर्टिकल 2 दिन पहले आर्टिकल हो चुका था लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, इसमें मैं लाप्लास ऑफ इंटीग्रल यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे इंटीग्रेशन को छोड़ करके इसकी वैल्यू चाहिए साइन एक्स अपॉन एक्स की। जब मुझे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं इसे पढ़ूंगा साइन टी अपॉन टी। अब पीछे हमारी थ्योरम थी कि साइन टी अपॉन टी अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं तो आप लेट करिएगा, एफ ऑफ टी को लेट करिएगा। अब मैं स्टार्टिंग के लिए कर लेता हूँ लेट एफ टी इक्वल टू मैं साइन टी लेट कर लेता हूँ। तो
तो ये मेरा लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू हो जाता है 1/p² प्लस 1। ये लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू हो जाती है, ये हो जाता है मेरा फंक्शन ऑफ पी। फंक्शन ऑफ पी मेरे पास तैयार है। अब मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये फार्मूला बन जाता है मेरा लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, यहाँ से उठा लीजिएगा 1/x² प्लस 1 dx हो जाता है। तो ये मेरी वैल्यू बन जाती है tan इनवर्स x, लिमिट हो जाता है p से इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट पर आपको वैल्यू π/2 मिलती है और लोअर लिमिट देती है आपको tan इनवर्स p। अब आप इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा देते हैं, ये आपका आ जाता है cot इनवर्स p। cot इनवर्स p को आप कन्वर्ट कर देते हैं tan इनवर्स 1/p में। यहाँ पर आपका वैल्यू तैयार हो जाती है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल टू tan इनवर्स 1/t। ये आपकी लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू तैयार हो चुकी है tan इनवर्स 1/t। अब मैं लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लगाने वाला हूँ। वी हैव एक लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, then Laplace of integration 0 to t f x dx is equal to 1/p function of t। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ लाप्लास ऑफ इंटीग्रल का। अब यहाँ देखिएगा, इसकी कंपेयर इधर से करिएगा, इस फंक्शन को आप एफ टी पढ़िएगा और इस फंक्शन को आप एफ ऑफ पी पढ़िएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, एफ टी का क्या हुआ, एफ टी को रिप्लेस करके वेरिएबल आप चेंज करके एफ एक्स कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 to t। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा, ये एफ टी करके ऐड करिएगा, तो ये हो जाता है लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स 1/p। ये आपके लिए एफ ऑफ पी की तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो ये हो जाता है 1/p tan इनवर्स 1/p। और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी एंड लाप्लास ऑफ कॉस 80 अपॉन टी। ये अभी तरह से उसी तरह से है जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 किया गया था। अगर हम लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी की बात करते हैं तो लेट एफ टी इक्वल टू हो जाता है साइन 80। यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी जब आप लेते हैं तो ये हो जाता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी कॉल्ड एफ ऑफ टी। अब आप थ्योरम यूज करने वाले हैं लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू आप पुट कर देते हैं साइन 80 अपॉन टी, इंटीग्रेशन हो जाता है पी टू इनफाइनाइट ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ वेरिएबल एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है, ए कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स x अपॉन ए लिमिट p टू इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 देगा, माइनस लोअर लिमिट पर मिल जाता है आपको tan इनवर्स p अपॉन a, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू cot इनवर्स p अपॉन a, दैट फाइनली कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स a अपॉन p। इस तरह से लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी आपको मिल जाता है। अब देखिएगा, जब आप बात करते हैं लाप्लास ऑफ कॉस 80 अपॉन टी की, अब आप लेट करिएगा एफ टी इक्वल टू कॉस 80। अब लाप्लास ऑफ एफ टी जब आप फाइंड करने जाएंगे तो आपको फार्मूला देगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी कॉल्ड एफ ऑफ टी। अब आप थ्योरम को दोबारा यूज करने जा रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स आप यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाता है लाप्लास कॉस 80 अपॉन टी इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट, और ये हो जाता है आपका एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे होते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx होगा। आप यूज़ करते हैं 1/2 पी टू इनफाइनाइट 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Differentiation of denominator exists in the numerator, so that integration will be in log. So that will be 1/2 log base x square plus a square, that limit will be p to infinite। अब हम लिमिट डालते हैं तो ये हो जाता है 1/2 लिमिट
x टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग बेसी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग बेसी या 1/2 और p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिएगा यही सारा मामला जो है ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट टर्म में देखिएगा, फर्स्ट टर्म में जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखी जाएगी तो log इनफाइनाइट बनेगा। log इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट में आता है क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो यहाँ से वैल्यू सीधी सीधी इनफाइनाइट में चली जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं लाप्लास ऑफ cos at अपॉन t डज नॉट एग्जिस्ट। तो लाप्लास ऑफ साइन at अपॉन t तो एग्जिस्ट करता है, बट लाप्लास ऑफ cos at अपॉन t एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिएगा अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू π/4। आप इस पर ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन टी अपॉन टी पर, यानी कि सबसे पहले आप करिएगा डू एग्जाम्पल 5 जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया गया था, उसमें लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की जो वैल्यू है वो आई थी tan इनवर्स 1 अपॉन पी। ये लाप्लास की वैल्यू आ चुकी है आपकी tan इनवर्स 1 अपॉन पी, बट आपको इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू इनफाइनाइट चाहिए। आप लाप्लास का फार्मूला खोल दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन पी। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप पुट करने जा रहे हैं t इक्वल टू 1, दैट विल बी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है आपकी π/4 में। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें भी आपसे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप हमेशा सिर्फ एक ही रूल फॉलो करेंगे, e टू दी पावर को आप छोड़ करके बाकी जितना भी बचा हुआ है उसका लाप्लास निकाल लीजिएगा। फिर लाप्लास जब आ जाएगा तो उसका फार्मूला खोल करके इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगी, e टू दी पावर माइनस पी टी आ जाएगा, और p की वो वैल्यू आप रिक्वायर्ड जो भी है वो रख देंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, फाइंड लाप्लास ऑफ फर्स्ट पार्ट है साइन टू अंडर रूट टी और सेकंड पार्ट है कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ उसने दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बुक वाले ने बिल्कुल सही कर रखा है, दोनों पार्ट एक दूसरे की नकल है, लेकिन जब उसने सेकंड पार्ट को प्रूफ किया है तो सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट की हेल्प ली है। लेकिन एग्जाम में कोई से भी अगर एक पार्ट आता है तो हम इस तरह से अगर करेंगे तो क्वेश्चन हमें याद रखना पड़ेगा। मैं सेकंड पार्ट को दूसरे मेथड से आपको करा देता हूँ। सेकंड पार्ट सबसे पहले आप यूज़ करिएगा cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले आप cos x का फार्मूला यूज़ करिएगा। अब आपके पास फार्मूला बनता है cos अंडर रूट टी इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अंडर रूट टी से आप डिवाइड कर रहे हैं, cos अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इक्वल टू टी टू दी पावर माइनस हाफ माइनस टी टू दी पावर हाफ अपॉन 2 प्लस टी टू द पावर 3/2 अपॉन ये हो जाता है 24 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाता है, ये हो जाता है। अभी आपका एक एक्सपेंशन तैयार हो गया है। अब आप लाप्लास लेंगे तो लीनियरिटी लगा दीजिएगा, लाप्लास ऑफ cos अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ टी टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 24 लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 3/2 एंड सो ऑन। आप फार्मूला यूज़ करने वाले हैं लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर एन प्लस 1। अब ये फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं। अब टी टू द पावर देखिएगा माइनस का हाफ है, ये हो जाता है गामा हाफ अपॉन टी टू द पावर हाफ माइनस 1 अपॉन 2 गामा 3/2 अपॉन टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 24, ये बन जाता है गामा 5/2 अपॉन टी टू द पावर 5/2। अब यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट टी सब में से कॉमन आ जाता है, गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट 2 हो जाती है माइनस का 1/2, ये हो जाता है मेरा 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई अपॉन पी, हाफ पावर बाहर चली गई है 1 upon 24 that will be 3/2 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन पी स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो जाता है बेटा 1/2 पावर बाहर चली गई है। अब यहाँ देखिएगा रूट पाई सामने से कॉमन आ जाता है, रूट पाई अपॉन अंडर रूट पी बाहर आ जाता है, ये बन जाता है 1, ये 2 2 4 बन जाता है, ये 1 अपॉन 4p बन जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिएगा 3 8 जा हो जाता है, 3 8 जा हो जाता है, 3 8 जा 24 हो जाते हैं,
ये 3 8 जा 24, 8 भी नीचे है, 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये आ जाता है 1/32 p स्क्वायर डॉट डॉट। इस तरह से आपका एक्सपेंशन जो है ये लाप्लास जो है एक्सिट्स हो जाती है। अब इसे एक्सपेंशन बनाने की तैयारी में चलते हैं हम। एक्सपेंशन बनाने जा रहे हैं। √π/p हमारा कॉमन है, 1 माइनस, अब मैं इसे 1/4p का रूट डालता हूँ प्लस, अब यहाँ 32 है, इस 32 में से 1/2 में अलग करता हूँ और अब मेरा 16 बचता है, तो ये हो जाता है 1/4p का होल स्क्वायर डॉट डॉट। अब हम एक्सपेंशन यूज करने जा रहे हैं, e⁻ -x 1 माइनस x/(1 प्लस x²/(2) एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा e⁻ x का एक्सपेंशन हमारे पास तैयार है और x की वैल्यू हमारे पास 1/4 भी है। तो ये हमारे पास वैल्यू तैयार हो जाती है, लाप्लास ऑफ cos √t/√t इक्वल टू e⁻, ये बाहर हमारा √π/p है और e⁻−1/4t। और इस तरह से लाप्लास ऑफ cos √t/√t की वैल्यू ज्ञात हो जाती है।